जी, ये स्टेटमेंट चेंजेस इन ऑन इक्विटी करवा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बोला है कि उसमें जो है हमारे पास शेयर कैपिटल होता है, शेयर प्रीमियम होता है, रिटेन्ड अर्निंग होती है, रिवोल्यूशन सरप्लस होते हैं और अदर रिजर्व्स भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है और रिवोल्यूशन सरप्लस है, तो मैंने इन तीनों को लिया जस्ट, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिए हैं हेड्स, और ये भी अमाउंट जो है वो ट्रिपल जीरो है। तो मैंने जो है जो ट्रायल बैलेंस में मेरे पास पड़े हैं अमाउंट जो पड़ी है वो मैंने लिखने लगा हूँ। तो शेयर कैपिटल वहाँ पे 50,000 है, तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया है। उसके बाद जो है मेरे पास रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है जो कि 11,600 है, तो 11,600 जो है वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो है वो बैलेंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसमें जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी ना लिखिए, 0 0 लिखते हैं आप केवल, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव चेंज वाली। तो पॉजिटिव चेंज जो आए हैं वो देख लेते हैं। जो पॉजिटिव चेंज आए हैं उसमें क्या आया है, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। लेकिन रिटेन अर्निंग में चेंज आया है, क्योंकि अब जो है मेरे पास प्रॉफिट जो है ना वो आया है 85,400। प्रॉफिट जो है वो मेरा बड़ा है, कितना आया, 85,400। 85,400 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है, तो इसमें माइनस, इसमें कुछ नहीं होना। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की बात करें तो रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास यहाँ पे आया है, कितना आया है, 20 मिलियन से ये आया है और 5 मिलियन से, सॉरी 2 मिलियन से ये आया है और 5 मिलियन से जो है वो ये आया है। तो ओवरऑल 7 मिलियन से जो है वो मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ, ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये दोनों जो है क्रेडिट हो रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है मेरा 7 मिलियन से जो है ना बड़ा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव इसमें चेंज आया है, तो 7 मिलियन जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। आप नेगेटिव चेंज की बात करें तो नेगेटिव चेंज कोई भी नहीं आया, ना हमने शेयर कैपिटल जो है वो कम करवाया है, ना हमने जो है डिविडेंड दिया है, और ना ही रेवल्यूशन सरप्लस का रिवर्सल हुआ है। तो नेगेटिव चेंज कोई भी नहीं आया। तो बस ये हमारे पास जो है चेंजेस ऑन इक्विटी स्टेटमेंट जो है उठाने के ही है। अब हम बस टोटल कर लेंगे इसका 50,000, और ये मेरे पास जो है दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट ये हो गया, और रिलेशन सरप्लस जो है मेरे पास ये 7 मिलियन है, लेकिन अमाउंट इन ट्रिपल जीरो है, तो ये 3 मिलियन है, ये 3 जीरो जो है ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखने, तो यहाँ पे जस्ट मैंने 7,000 लिखना है, ठीक है। ये अमाउंट इन ट्रिपल जीरो, इस वजह से जो है वो 3 जीरो मैंने खत्म किए, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो है ना बैलेंसेस आ गए हैं, ये मैंने अपने जहन में रखने हैं, ये मैंने बैलेंस शीट में जो है वो इनकॉर्पोरेट करने हैं, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट जो है उसमें मुझे पता है एसेट्स लायबिलिटीज जाती हैं मेरे पास और कैपिटल जाता है। तो एसेट्स से स्टार्ट लूंगा, ठीक है। एसेट्स में मेरे पास जो है कुछ करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, और कुछ जो है वो नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स में जो है वो देखते हैं कौन कौन से करंट एसेट्स हैं। आप जल्दी से देखिए और बताएं मुझे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं मेरे पास। मेरे ख्याल में 3 हैं, 3 के करीब करीब। ट्रेड रिसीवेबल सर, ट्रेड रिसीवेबल है, और सर इन्वेंट्री ओपनिंग, इन्वेंट्री है, और बैंक 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 है, 3 है, ठीक है। तो इन्वेंट्री 29,700 है, ट्रेड रिसीवेबल 68,200 है। पहले मैं लिखूंगा बैंक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड होते हैं। उसके बाद लिखूंगा ट्रेड रिसीवेबल, और उसके बाद लिखूंगा इन्वेंट्री, ठीक है। तो इनकी जो है अमाउंट मुझे बता दें। बैंक जो है वो है 18,275, और ट्रेड रिसीवेबल 68,200, और इन्वेंट्री 29,700,
ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाते हैं, मेरे पास करंट एसेट्स जो है वो आ जाएंगे। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स जो हैं लैंड वो हमने बिल्डिंग, लिखने हैं। लैंड बिल्डिंग, अब लैंड मेरे पास कितनी है, ये 13 मिलियन की है और 2 मिलियन से लैंड यहाँ पे डेबिट हुई है, तो ये टोटल हो जाएगी 5 मिलियन से, सॉरी 15 मिलियन से। तो मैं यहाँ पे लैंड जो है वो लिख दूंगा 15 मिलियन, तो 3 जीरो ऑलरेडी ऊपर है मेरे पास, तो यहाँ पे 15,000 लिख दूंगा। यहाँ पे जो है तो 3 जीरो ऑलरेडी जो है ना वो आ रही है, तो यहाँ पे जो है वो 15,000 जो है। उसके बाद बात करते हैं बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग में कुछ चीजें चेंज हुई हैं। बिल्डिंग में क्या चीजें चेंज हुई हैं, बिल्डिंग जो पहले मेरे पास पड़ी हुई थी वो पड़ी हुई थी 47,000 की अमाउंट इन 000 के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बिल्डिंग जो है मेरे यहाँ पे जो है रजिस्टरिंग एंट्री में डेबिट हुई है डेबिट नहीं हुई, सॉरी। उसके बाद जो है मेरे पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग की है उसमें कुछ चेंज आया है। क्या चेंज आया है, इधर क्वेश्चन में जो है वो मेरे पास 20,000 से क्या हुई पड़ी है, क्रेडिट हुई पड़ी है, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री में जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है बिल्डिंग की वो डेबिट हुई पड़ी है 5,000 से। ये 000 को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो 5,000 से डेबिट हुई पड़ी है और यहाँ से 20,000 से जो है ना वो क्रेडिट हुई पड़ी है। तो नेट कितनी क्रेडिट है, 15,000 जो है वो क्रेडिट है। तो मैं जो है 15,000 जो है बिल्डिंग का लूंगा, जो कि मैंने माइनस करना होता है इसमें से। अब मेरे पास जो है बिल्डिंग नेट बचेगी, वो कितनी बचेगी, 47,000 माइनस 15,000, ये 32,000 की जो है ना वो मेरे पास बिल्डिंग आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 60,000 की है और इसके ऊपर अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 25,000 की है। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं 60,000 में से 25,000 को लेस करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ नेट अमाउंट। 60,000 में से 25,000 मैंने लेस किया। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो ये कैसे लिखना है, मैंने 60,000 जो होगा मेरे पास उसमें से मैं लेस करूंगा 25,000, ठीक है, 35,000। 35,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद नेक्स्ट मेरे पास जो है, ये आप चाहें तो साथ अकामोडेट डेप्रिसिएशन लिख कर नेट भी लिख सकते हैं, या वैसे टाइम बचाने के लिए तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है मेरे पास फर्नीचर है, तो फर्नीचर मेरे पास 34,500 का पड़ा हुआ है, उसकी कॉस्ट है और अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन उसकी कितनी 8,000 है, तो 34,500 में से 8,000 जो है वो लेस करके मैं लिखूंगा। ठीक है, 34,500 माइनस 8,000, 4,000। 8,000 4,000 8,000, तो ये 26,500 आ जाएगा मेरे पास, 26,500। ठीक है, इसके अलावा और कोई मेरे पास नॉन करंट एसेट और कोई भी नहीं है। हाँ, और कोई नहीं है। अब टोटल कर लेते हैं। करंट एसेट्स का जो टोटल है मेरे पास वो आ रहा है 1,16,175, 175। और जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनका जो टोटल मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 1,08,500। ठीक है, तो इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो ये करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स की आता है 2,24,675, 2,24,675। इसको मैं नाम देता हूँ टोटल एसेट्स का, टोटल एसेट्स। अब नीचे आते हैं लायबिलिटी साइड पे, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो इसमें मेरे पास करंट लायबिलिटीज जो है वो लिखूंगा, जो कि इस क्वेश्चन में एक ही है। देखिए, देखकर बताएं कौन सी है करंट लायबिलिटी। ये डेफर्ड टैक्स, ट्रेड पेबल डेफर्ड सर। टैक्स, ट्रेड पेबल,
ट्रेड पेबल है। डेफर्ड टैक्स हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले बताया है कि वो हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंसीडर की जाती है। अगर आए टैक्स पेबल तो वो करंट लायबिलिटी होगी, और अगर वो कहे डेफर्ड टैक्स और वो क्रेडिट साइड पे हो या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वो कहते हैं, तो वो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। तो ये ट्रेड पेबल है जस्ट, ठीक है। तो ट्रेड पेबल की अमाउंट जो है मेरे पास वो है 14,900, 14,900, और यही मेरे पास क्या आ जाएगी, यही मेरे पास लायबिलिटी आ जाएगी। अब नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो वो मेरे पास डेफर्ड टैक्स है, जिसकी अमाउंट जो है वो है 5775। इतनी आएगी। उसके बाद बात करते हैं ऑनर इक्विटी सेक्शन की। 5775। उसमें मेरे पास ऑनर इक्विटी सेक्शन में मेरे पास शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है और लिक्विडेशन सरप्लस है। तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और लिक्विडेशन सरप्लस। शेयर कैपिटल मेरे पास जो है वो 50,000 है, ये 97,000 है, और लिक्विडेशन सरप्लस मेरे पास 7,000। ठीक है इमोशनल ना, जी, थोड़ी स्पीड स्लो रखें। ठीक है। 1,54,000 मेरे पास। क्या क्या है मैंने ऑनर इक्विटी में, मेरे पास ये ऑनर इक्विटी मैंने स्टेटमेंट जो बनाई थी ना, इसके बैलेंस दिए हैं मैंने। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और लिक्विडेशन सरप्लस, इनके बैलेंसेस जो है वो मैंने लिख दिए हैं। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और लिक्विडेशन सरप्लस, और इनका टोटल कर लिया, ये 1,54,000 आता है, तो मैंने टोटल जो है 1,54,000 जो है लिख दिया। अब मैंने जो है ये टोटल किया इन तीनों का, और ये टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, 1,72,675, जो कि इक्वल नहीं आ रहा। इट मींस हमने कहीं ना कहीं कुछ जो है ना वो गलती की है। अब हमारा जो मेन काम होना है वो गलती ढूंढना होना है कि गलती क्या किया हमने। कोई ना कोई डेबिट क्रेडिट में हमने जो है वो गलती कर रखी है, उसको देखें। सबसे पहले मैं टोटल अपन चेक कर लूंगा एक दफा, ताकि टोटल में गलती ना हो। तो ये मेरे पास 1,16,175 आता है। उसके बाद ये मेरे पास नॉन करंट एसेट 1,08,500 आते हैं। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास 2,24,675 आते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रेड पेबल, डेफर्ड टैक्स, और इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास 1,74,675 आते हैं। 14,957.75। शेयर कैपिटल मेरे पास जो है वो 50,000 ही है। रिटेन्ड अर्निंग 85,400 मैंने प्रॉफिट ऐड किया, इसमें 97,000 आ गया। लिक्विडेशन सरप्लस की बात करें तो ये 2 मिलियन से और ये 5 मिलियन से 7 मिलियन से जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो 7,000 जो है लिक्विडेशन सरप्लस का आ गया। तो यहाँ तक तो है ठीक। अमाउंट देखें, बैंक का बैलेंस कितना है, 18,275, 18,275, 68,200, 68,200, 29,700, 29,700। ठीक है, ये चीजें तो जो है वो ठीक है। अब इनकी बात करते हैं तो ये मेरे पास 1,05,000, ये बिल्डिंग जो है ये 32,000 की। प्लांट एंड मशीनरी जो है, ये प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास पहले थी अवेलेबल 60,000 की, और 25,000 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन थी। तो 60,000 में से 25,000 हमने जो है वो डिडक्ट किया तो 35,000 आया, तो वो मैंने लिखा। फर्नीचर मेरे पास जो है, फर्नीचर 34,500 है, और इधर जो है कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन 8,000 है, 26,500 तक चलेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट भी हमारे पास ठीक है, मसला नहीं है इसमें।
ट्रेड पेबल मेरे पास जो है वो 14,900 ही है, ठीक है, ये भी ठीक सर है। जी ये अब जो इनकम, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर लिखा हुआ है ये तो ऐड नहीं किया सर। हाँ एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर नहीं लिखा हमने, सही सही। ये हमारे पास लायबिलिटी है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, 30,000 3 मिलियन की ये लिखी हुई है, और साथ इधर जो है कुछ और इसमें चेंज आया है। कितना चेंज आया है? 5 मिलियन का, 2 मिलियन का, 20,000 का आया था, ठीक है। 30,000 वो लिखा हुआ है, 20,000 ये है, तो ये 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है? करंट लायबिलिटी है हमारी वो, ठीक है, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर। $50,000, अब 64,900। देखते हैं टोटल। अब टोटल जो है वो ठीक आ रहा है हमारे पास, 2,26,000, सॉरी 2,24,675। अब ये जो है दोनों साइड हमारे पास जो है वो ठीक आ गई है। वो हमने जो है एक अकाउंट को बिल्कुल ही गैप कर गए थे, इस वजह से जो है टोटल ठीक नहीं आ रहा जी। तो ये आपके पास जो है वो बैलेंस शीट जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप एडजस्टिंग एंट्रीज कर लेते हैं, उसकी समझ आ जाती है आपको, और उसकी समझ कब आएगी? जब आपने वो स्टैंडर्ड्स जो है पढ़े हुए होंगे तो ध्यान से। मेरे ख्याल में बाकी मसला नहीं है, बाकी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इस चीज ने इनकम स्टेटमेंट में जाना है कि बैलेंस शीट में जाना है, और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन जो है वो करूंगा नहीं, जस्ट आपको डिस्टिंग एंट्रीज और कुछ चीजें जो है वो बताऊंगा। अब क्वेश्चंस आपने खुद करने होंगे। मेरे 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मैंने करवा दिए, तो 4 एक और रहते हैं, वो आपने करने हैं। और कल जो क्लास होगी उसमें मुझसे पूछने हैं, जो मसले आपके होंगे, चाहे मुझे पूरे क्वेश्चन करवाना पड़े, मैं आपको मसले जो है सॉल्व करूंगा। कल तक आपने अपने इश्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेने और मुझे बता देने हैं कल वाली क्लास में, और कल हम जो है उनको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपके साथ जस्ट वो क्वेश्चन जो है वो पढ़ने लगा हूँ कुछ, ताकि आपको जो है ना उसकी समझ जो है वो आ सके। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, इट मींस रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है मेरे पास, वो कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। उसमें एडमिन एक्सपेंसेस हैं, अगेन बेसिक है, मार्केटिंग एक्सपेंस आपको पता ही है, फाइनेंशियल एक्सपेंस वैसे ही है। अदर इनकम, ये आपने क्या करना होगा, ऑपरेटिंग इनकम के बाद अदर इनकम जो है वो ऐड होती है, तो आपने ऐड कर देनी है। शेयर कैपिटल गिवन है, लोन पेबल जो है आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, वहां पे चला जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग की ओपनिंग जो है गिवन है, क्लोजिंग आप खुद निकाल दोगे, प्रॉफिट जो होगा वो ऐड कर दोगे, और अगर डिविडेंड को पे कर रहे हो तो लेस कर दोगे। उसके बाद लैंड है मेरे पास, उसके बाद बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है। इस क्वेश्चन का जो है ना सारा सेटअप, वो ज्यादातर जो पिछला क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली किया है उससे मिलता जुलता है, उसमें भी ये चीजें ऐसे ही थी। उसके बाद अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर की है, इन्वेंट्री गिवन है मेरे पास, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है जो कि एसेट होंगे मेरे पास, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसने बता दिया इतनी है, बैंक बैलेंस बता दी है, ट्रेड पेबल बता दी है, एक्रूड लायबिलिटी आपके पास करंट लायबिलिटी होती है, और टैक्स पेबल आपके पास करंट लायबिलिटी होती है, आपने लिख देना है। अब एडजस्टिंग एंट्री की बात करें तो एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री क्या कहता है? वो कहता है कि द कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स ऑन जुलाई 1 2018 ₹100,000। अच्छा, इसमें जो है ना अमाउंट आपके पास इन टोटल ही है, वो उसमें नहीं है, 000 में नहीं है, ठीक है। तो कंपनी जो है उसने अपनी जो है वो एक प्रोडक्ट सेल आउट की, कितने की है? 1 लाख की है, ठीक है। कंपनी ने क्या बोला है? कंपनी ने ये बोला है कि वो कंपनी क्या करेगी, वो आफ्टर सेल सर्विसेज भी देगी। जैसे वो हमने क्वेश्चन किया था, शायद आपको याद हो, IAS 18 में ही किया था। उसमें ये होता था कि जो अमाउंट हम जो है वो सेल कर रहे होते थे, उसमें से 2 पोर्शन होते थे। एक वो होता था जो कि उस चीज की वैल्यू का होता था, और एक पोर्शन वो होता था जो कि
आफ्टर सेल सर्विसेज होती है हमारे पास। इसमें भी वही है, कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है 1 लाख रुपए में, और आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो 4 साल के लिए है, जो कि 30 जून 2020 तक जो है ना वैलिड रहेंगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं देना पड़ेंगे। और एस्टिमेशन है, क्या एस्टिमेशन है कि वो जो सर्विस है वो 3000 पर एनम जो है ना वो उसकी कॉस्ट होगी। 30,000 पर एनम जो है, 3000 पर एनम जो है उसकी कॉस्ट होगी, जो कि सेल प्राइस में शामिल है ऑलरेडी। और कंपनी जो है वो 25% जो है वो मार्जिन पे जो है वो चीजें सेल आउट करती है। The accountant of the company is confused as the accounting treatment of the transaction accounts includes the full amount of in sales. अकाउंटेंट कंफ्यूज हुआ है और उसने जो है क्या किया, सारी अमाउंट जो सेल में शामिल कर दी है। लेकिन आपने तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं और आप ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, उस अकाउंटेंट जैसे नहीं है जिसे पता ही नहीं चीजों का। आपको पता है कि सेल्स को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब जो है चीजें डिलीवर हो जाएं, सर्विसेज रेंडर्ड हो जाएं। अगर सर्विसेज रेंडर्ड नहीं होती, आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, तो आपकी वो सेल्स नहीं है, वो आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू बन जाती है। आपको अच्छे से पता है पहले। तो अब हम जो है ना उसी को लेकर जो है कैलकुलेट करेंगे, उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। आवाज नहीं आ रही आप सब तक? और ये सब क्लियर है। क्लियर है ना? बेटा मैंने खर्चा किया है, ऐसे ना 1100 रुपये लगा है मेरा। अब ये अगर आवाज नहीं आती तो फिर काम खराब हो जाना है। डिवाइस भी दो यूज कर रहे हैं ना सर के लिए जी बेटा, डिवाइस भी दो यूज हो रही है ना सर। जी ऐसे 2 यूज हो रही हैं। साथ सेल फोन भी जो है मैंने कनेक्ट किया हुआ है। सेल फोन से आपका आवाज जो है क्लियर है। सर कोई हमारा खर्चा बचाएं सर। खर्चा बचाना है तो पढ़ो ना। ठीक है, इसको जो है वो देखते हैं इस एंट्री को। अब इसमें जो है इस एंट्री के 2 पार्ट हैं। एक ये कि आपने चीज सेल की है 1 लाख की, ठीक है, वो चीज तो सेल आउट हो गई है, लेकिन उसमें मसला क्या, उसमें मसला ये है कि उसमें जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज में काउंट होनी है, और वो आफ्टर सेल सर्विसेज आपने 4 साल तक देनी है। वो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है आपने 4 साल तक देनी है, और हर साल जो है सर्विसेज की जो कॉस्ट आनी है वो कितनी आनी है, 3000 जो है आनी है। 3000 जो है वो आनी है, तो हर साल आनी है, ये पर एनम है, ठीक है। और आपको कितनी चाहिए, 4 इयर्स की चाहिए। तो 4 इयर्स में जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो है तो 12,000 जो है वो बन जाएगा। 12,000 जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये है उसकी कॉस्ट। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, सेल वैल्यू निकालनी है। तो सेल वैल्यू क्या निकालेंगे हम, वो कहता है 25% जो है वो मार्जिन है। मार्जिन पे आप जो है भेजते हैं, मार्जिन है कि मार्कअप है, मार्जिन है, ठीक है। 25% जो है वो मार्जिन है। तो आप क्या करोगे, ये कॉस्ट है तो आपने इसमें 25% प्लस करना है। 25% जो है वो प्लस करना है। तो आप क्या करोगे, 12,000 इसको मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करोगे 0.25% देखो आप, ठीक है। नहीं 0.4 से एक मिनट, ये हमारे पास जो है 12,000 है, 0.25 मल्टीप्लाई करोगे 1.25 के साथ, तो आपके पास ये 15,000 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। 0.25 के साथ 1.5 के साथ 1.25 के साथ क्यों किया है, क्योंकि 1 तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है और 0.25 जो है हमारे पास वो प्रॉफिट रेट है। तो मैंने 1.25 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो है ये सेल्स की वैल्यू आ गई है। किस कौन सी सेल्स की, जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू आ गई है। कितने साल की, 4 साल की आ गई है। तो मैंने क्या करना है, पर ईयर जो है ये भी निकाल लेनी है। तो ये पर ईयर जो है मेरे पास तकरीबन ये 3750 जो है वो निकलेंगे पर एनम सेल्स, ठीक है। अब मैंने जो है 1 लाख की चीजें बेची थी, सेल्स की थी 1 लाख की,
ठीक है। उनमें से जो है मेरे पास जो है अभी 1 साल तो खैर गुजर चुका है, 3 साल अभी पड़े हैं मेरे पास। कितने साल पड़े हुए हैं? 3 साल जो है वो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ये चीजें हैं, जुलाई 1 2018 को मैंने बेची थी 1 लाख। 4 साल के लिए जो है ना मैंने आफ्टर सेल सक्सेस देनी है। तो अभी क्या है, अभी मेरे पास 30 जून 2019 है। अभी मेरे पास 30 जून 2019 है, ठीक है। अभी मेरे पास 30 जून 2019 है, तो मतलब कि 1 साल मेरा गुजर गया, 3 साल अभी पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है 1 साल की, तो मैं 3 साल की वैल्यू निकाल लूंगा। 3750 इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ, तो मेरे पास ये 3 साल की जो है ना वो रेवेन्यू आ जाएगा, जो कि अभी मैंने अर्न नहीं किया। ये मेरे पास क्या है, ये अनअर्न्ड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ठीक है। और ये अनअर्न्ड रेवेन्यू कहाँ पे शामिल है, यहाँ पे शामिल है इसमें। अनअर्न्ड रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे शामिल है इसमें। तो मैंने क्या करना है, इसको जो है इसमें से लेस करना है, कम करना है। इसको जो है इसमें से मैंने कम करना है, ठीक है। तो अगेन अब मैंने रेवेन्यू कम करना होगा, तो मैं क्या करूंगा बताइएगा। रेवेन्यू को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्या पास करते हैं, डेबिट डेबिट करते हैं। तो मैं सेल्स को डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट किसको करूंगा, वो रेवेन्यू मैंने कितना करना है, वो रेवेन्यू मेरा अनअर्न्ड होना है, मेरी लायबिलिटी बनना है, लायबिलिटी में इंक्रीज आना है। और लायबिलिटी में जब इंक्रीज आता है तो हम क्या करते हैं, बेटा लायबिलिटी में जब इंक्रीज आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करते हैं। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जो होगा या अनअर्न्ड सेल जो होगी मेरी, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। अमाउंट कितनी लूंगा, ये जो अनअर्न्ड की अमाउंट है 11,250, तो मैंने 11,250 जो है वो ले ली। और ये 11,250 कहाँ से आई है? 11,250 कहाँ से आई है, तो मैंने पर एनम जो है वो सेल्स रेवेन्यू निकाली थी, जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज है, वो 3750 मैंने निकाली है, ठीक है। 3750 को अभी 3 साल बचे पड़े हैं, 1 साल गुजरा है, 3750 को 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो 11,250 आएगा। ये मेरे पास, इसका मतलब क्या है, ये अभी मेरे पास क्या है, ये अनअर्न्ड है, ये मैंने कमाया नहीं। कब कमाऊंगा, जब 3 साल गुजर जाएंगे तब कमाऊंगा, ठीक है। तो ये 11,250 जो है ये मैंने कमाया नहीं है, इसलिए मैंने 11,250 जो है वहां पे एज अनअर्न्ड रेवेन्यू शो करना है। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू जब होगा तो फिर ये रेवेन्यू नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, सेल्स को डेबिट कर दूंगा ताकि मेरा रेवेन्यू कम हो जाए, सेल्स मेरी कम हो जाए, और क्रेडिट कर दूंगा अनअर्न्ड सेल्स को ताकि वो मेरी जो है लायबिलिटी बन सके। जी बेटा समझ आइए। यस सर, समझ आ गया। अब आप क्या करोगे, 1 लाख जो से सेल्स जब लिखने लगोगे तो अब आपने ख्याल रखना है कि सेल्स जो है आपने अब कितने से लिखनी है। यहाँ पे जो गिवन है 2,29,000, इससे नहीं लिखनी बल्कि 2,29,000। उसमें से जितना ये डेबिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, 11,250, ये माइनस करके आपने सेल्स लिखनी है अपनी। और फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल लिखोगे, फिर आप जो है एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, नेचुरल एक्सपेंसेस और अदर इनकम उसमें ऐड करोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। उससे पहले एक और चीज भी देखने की, कोई और ट्रांजैक्शन है कि नहीं, और भी है कुछ। उसमें हमारे पास लैंड है कि, तो लैंड की जो वैल्यू जो है वो बड़ी है, ठीक है। लैंड की वैल्यू कितनी बड़ी है, वो कहते हैं 12,000 तक पहुंच चुकी है। तो पहले लैंड की वैल्यू कितनी थी, 10,000। पहले लैंड की वैल्यू थी 10,000, अब 12,000 की हो चुकी है। कर जी दें बेटा, आवाज जो कट के आ आपने रही है आपकी। पहली एडजस्टमेंट में जो आखिरी एंट्री किया सर, वही थोड़ी रिपीट कर दें, मिक्स हो गया। जी मैं कर देता हूँ। जी ये जी। सर अब मैंने जो कैलकुलेशंस की हैं, मेरी कैलकुलेशंस की बेस ये है कि मैंने क्या करना है, सेल्स को जो है वो कम करना है। और मुझे पता है कि सेल्स को जब मैं कम करूंगा या रेवेन्यू को जब मैं कम करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने सेल्स को जो है वो कम करना है 11,250 से, क्योंकि ये मैंने अर्न नहीं किया अभी तक मैंने कमाया नहीं है। तो स्टैंडर्ड मुझे कहता है कि जब तक आप कमाए नहीं, वो आपका रेवेन्यू या आपकी सेल्स नहीं हो सकती। मैं क्या करूंगा, सेल्स को कम करूंगा, तो सेल्स को कम करने के लिए मुझे सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सेल्स को जो है वो डेबिट कर दिया। इसलिए मैंने सेल्स को या रेवेन्यू को किया, आप समझे।
उसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको करना है? क्रेडिट मैंने जो कमाया नहीं है, मतलब मेरी अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड है तो मतलब मेरी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में अब जो है इंक्रीज आया तो इट मींस वो क्रेडिट होगी, तो इसलिए मैंने अनअर्न्ड जो है रेवेन्यू, अनअर्न्ड सेल जो है उसको क्रेडिट कर देना 11,250 से, जो कि मैंने ये नीचे कर रखा। शायद आपकी आवाज बेटा कट के आ रही है, दोबारा पूछें। सर 3 साल के लिए ये किया हमने, ये 3 साल के लिए किया है। और ऊपर जो सेल्स 1 लाख हमने लिखी हुई है वो तो फर्स्ट टाइम वाली है ना? टोटल सेल हुई है 1 लाख की, उनमें से जी जो सर। हमारे लिए मसला बना है ना, हमारे लिए मसला ये बना है कि टोटल सेल में से जो सेल आफ्टर सेल सर्विसेज है ना वो भी शामिल है। हमने वो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ना वो निकालनी है पहले। वो कैसे निकालनी है? उसने हमें मुझे वो ये कहता है कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ना उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना वो 3,000 रुपए पर एनम आ रही है, 3,000 रुपए पर एनम आ रही है। मुझे कॉस्ट से गर्ज नहीं है, मुझे उसकी सेल वैल्यू से गर्ज है। तो सेल वैल्यू के बारे में वो कहता है कि 25% जो है ना उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। 25% क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने जो है सिंपल जो उसमें काम किया, मैंने क्या किया, पहले 3,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 साल है ना टोटल हमारे पास, तो 12,000 उसकी कॉस्ट आ जाती है, 12,000 उसकी कॉस्ट आ जाती है। लेकिन मुझे कॉस्ट से गर्ज नहीं है, मुझे जो है उस 12,000 की जो है सेल वैल्यू से गर्ज है। उस सेल वैल्यू मैंने 25% जो है मार्जिन के साथ जो है ना वो उसमें जो है मार्जिन ऐड किया, जो 25% बनता है। मैंने जो है ये 12,000 को मल्टीप्लाई कर दिया है 1.25 के साथ, ठीक है सर। 1.25 के साथ, तो मेरे पास ये 15,000 आ गया। लेकिन 15,000 तो आया, लेकिन ये कितने साल का है? ये 4 साल का है। लेकिन मुझे 4 सालों से गर्ज नहीं है, मुझे उस पीरियड से गर्ज है जो कि मैंने अभी कमाया नहीं है, तो 3 साल बनते हैं। हाँ, तो मैं पर ईयर सेल निकालूंगा और फिर जो है उसको जो है मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 3 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है सर। ठीक है, तो ये मैंने अब क्या करना है, इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करना, इसको मैंने सेल्स जो है वो बुक नहीं करना। तो सेल्स बुक नहीं करना तो मुझे सेल्स में से इसको निकालना पड़ेगा, सेल्स को जो है वो मुझे कम करना पड़ेगा। तो सेल्स को कम करने के लिए मैं सेल्स को डेबिट कर दूंगा, सेल्स को तो कम कर दूंगा, लेकिन इस अमाउंट को क्या करूंगा? ये अमाउंट मेरे लिए क्या है? अनअर्न्ड है, जब मैंने कमाई नहीं है, अनअर्न्ड है। तो अनअर्न्ड मेरे पास क्या होती है? लायबिलिटी होती है, इसलिए मैंने जो है वो लायबिलिटी यहाँ पे लिख दी, अनअर्न्ड लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में वो कहता है कि आपकी लैंड जो है वो 12,000 की पहुंच चुकी है। तो पहले लैंड मेरे पास कितने की है? 10,000 की है, अब 12,000 की हो चुकी है। तो अब मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा? इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है मेरे पास, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, इसकी अब एंट्री क्या पास होगी? जो लास्ट क्वेश्चन में हमने लैंड की एंट्री पास की थी वो दोबारा बता दें। एसेट को एसेट को वो कर देंगे डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। दोबारा बताइएगा। सर लैंड को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस 2000। अमाउंट कितनी लेंगे? 2000। ठीक है, लैंड को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे। 2000 अमाउंट हम जो है वो यूज करेंगे अब। उसके बाद थर्ड जो मेरे पास है वो है डेप्रिसिएशन के हवाले से। वो कहता है कि डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट करनी है वो आपने जो है उसके रेट उसने बता दिए हैं कि आपने 2%, 15% और 10% लेना है, लेकिन किसका लेना है? रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू का। अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? ये कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट होती है। तो कैरिंग अमाउंट का क्या फार्मूला है? कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपके पास ये एसेट की कॉस्ट है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की कॉस्ट गिवन है और ये उनके अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। आप क्या करेंगे? हर एसेट में से उसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते जाएंगे और आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू जो है हर एसेट की आती जाएगी। और फिर वो जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी उसका आप 2% लोगे बिल्डिंग के लिए, 15% लोगे प्लांट एंड मशीनरी के लिए और 10% लोगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के लिए। तो आपके पास वो डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। और उस डेप्रिसिएशन को क्या करना है? वो रिकॉर्ड नहीं की गई, वो ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है। तो जब गिवन नहीं है तो वो हमने आप उसको ट्रायल बैलेंस में लेकर जाना है। हमने जो है उसको आप एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो आपको पता है एंट्री क्या पास होती है? आप डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट कर दोगे और जो रिस्पेक्टिव एसेट की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो क्रेडिट कर दोगे। तो आपके पास 3 डेप्रिसिएशन होंगी,
उन तीनों को आपने ऐड करना है और वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देनी है, तो वो आप चाहे कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे लिख दो तीनों डेप्रिसिएशंस और फिर लेस कर दो और फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, आपकी मर्जी। या ये कॉस्ट ऑफ सेल की कितनी अमाउंट पड़ी है 1,51,300, इनमें उन तीनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो और फिर जो अमाउंट जो भी होगी इसको आप लेस कर दोगे रेवेन्यू में से, तो फिर भी आपके पास जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन आपके पास खुल के